बाजी चाहे इत्फाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे इत्फाल है। कभी दश्त से गुजरना, कभी शहर शहर जाना, ये भी कोई जिंदगी है, न कफस है न ठिकाना। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कुछ ऐसे प्रोफेशन से आते हैं कि जहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि वो कब कहाँ हैं, कौन से शहर में हैं, और लोगों के बीच भी उनका घुलना मिलना बहुत ही कम हो पाता है। जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लिहाजा एक थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज आपका। थैंक यू सर, आप वो हैं जो बड़ी मुश्किल से किसी को मिलते हैं, आज हमारे साथ हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा आपसे बातचीत करके, और यकीनन जो लोग सुनेंगे देखेंगे उनको भी बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप बताइए। अपने बारे में बताना मुझे लगता है सबसे कठिन काम होता है। किस शहर से आते हैं और कहाँ से, मतलब कैसे आपकी जो है जो स्कूलिंग हुई, ये कहाँ से जी शुरू जी जी हुआ? जी देखिए, मैं बेसिकली बस्ती जनपद का निवासी हूँ। बस्ती में ही मेरी जो प्राइमरी और क्लास 8वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद में फिर हमारे पिताजी एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे, तो उनके विद्यालय में मैं चला गया और 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। फिर खलीलाबाद एक जगह है, वहाँ से मैंने 11वीं 12वीं पढ़ी। उसके बाद में गोरखपुर चला गया मैं, किराए का कमरा लेकर के फिर वहीं रह करके पढ़ाई मैंने करी। तो सेंट एंड्रयूज कॉलेज से मैंने बीएससी की, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर से लॉ किया, और लॉ करने के बाद में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी के बाद फिर एलएलएम कंप्लीट किया। और इस दौरान जद्दोजहद अपनी आजीविका के लिए भी उस समय चलती रहती है कि कुछ किया जाए, कुछ बना जाए। तो उस चक्कर में एग्ज़ाम्स वगैरह देते थे हम पीसीएस के। 1998 से हमने अपेयर करना शुरू कर दिया था उसमें, और 2001 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑडिटर हो गया था। तो ऑडिटर के रूप में मैंने करीब 5 साल काम किया, और उसके बाद में फिर ये जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया, फिर इसमें हो गया। तो 2009 से मैं फ़िलहाल इस जॉब में हूँ। हर एक वो है ना कि किसी को देखना हो तो कई बार देखिए, हर एक में होते हैं कई कई आदमी, तो आपके अंदर जो एक दूसरा आदमी, जो एक दूसरा इंसान है, वो एक जो सिंगर बनता जी है, जी 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 ये कब आपके साथ साथ चलने लगा था? ये आपका सवाल जो है बड़ा अच्छा है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो याद भी नहीं आता कि मतलब ये लगाव या झुकाव म्यूज़िक के प्रति कब से रहा होगा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक म्यूज़िक नहीं था, कहीं नहीं था म्यूज़िक। और म्यूज़िक के प्रति जो एक रुझान हमारा हुआ, हम आपसे अभी चर्चा भी कर रहे थे कि करीब 5 साल के आसपास की मेरी उम्र रही होगी, जब पहली बार गज़ल के एक प्रोग्राम में आकाशवाणी से ये ग़ुलाम अली साहब की गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये आई। और ख़ास बात यह है कि वो निकाह वाला वर्ज़न नहीं थी, वो पूरी गज़ल पूरी थी गज़ल जो थी। उन्होंने गाई थी। जी। तो वो सुना, और वो सुनने के बाद में जैसे एक होता है ना कई बार कि आपका दिल आपके काबू में नहीं होता, तो मुझे लगा कि वो गज़ल बिल्कुल खींच रही है हमको कहीं। और हमें लगा कि मैं अगर इस लाइफ में एक जीवन में इसको गा पाता हूँ तो मैं समझूंगा कि हमारी ये ज़िंदगी सार्थक हो गई। तो उस गज़ल को सुनने के बाद मैंने उस गज़ल को ही गाने का सबसे पहले प्रयास किया था, चुपके चुपके रात दिन। और 5-6 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है उस समय टेप रिकॉर्डर्स चलते थे,
तो टेप रिकॉर्डर पर एक आदमी ने मेरी गज़ल ये रिकॉर्ड की थी, मैंने गाया था चुपके चुपके रात दिन, और उन्हें बहुत अच्छी लगी थी वो उस समय, जबकि मुझे लगता था कि मैं उसकी बिल्कुल किसी सुर को नहीं पकड़ रहा हूँ, तब भी उनको बहुत अच्छी लगी थी। और वो एक जो उसके पीछे दौड़ने की चाहत थी कि हाँ ये गज़ल हमसे हो जाए। तो सर पहली गज़ल सुनते हैं आपसे, जो आपको ज़िंदगी में सबसे पहली पसंद आई थी, चुपके चुपके रात। चुपके चुपके रात दिन। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, वाह। प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, क्या बात। अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। क्या कहने। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, गरसिया वक्त ही होना था नसीबों में मेरे, जुल्फ होता तेरे रुखसार पे या तिल होता। हसरत मोहनी साहब की गजल है। आ, आ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आ गया गर वस्ल की, ये कुछ शेर हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं रहे, बाद में फिल्म में उन्होंने नहीं डाले, हाँ फिल्म में नहीं है। आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं जिक्रे फिरा, आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं जिक्रे फिराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये गज़ल मैंने गाई है, लेकिन डरते हुए गाई है, क्योंकि मुझे इस गज़ल पे वाकई कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। आपके जो दो सबसे चहेते सिंगर, उनमें गुलाम अली साहब और दूसरे जगजीत सिंह साहब, तो पहले इन दोनों में से मिलना किससे पहले हुआ? पहली मुलाकात तो मेरी गुलाम अली साहब से हुई थी। अच्छा, वो कैसे हुई? मैं ये जुबली हॉल में एक कार्यक्रम था, हम दिल्ली में थे उस समय, तो दिल्ली में एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है आपको, अच्छे अच्छे गायकों को सुनने का अवसर मिल जाता है। तो वहाँ उनका एक एनुअल डे फंक्शन होता था उस हॉस्टल का, जुबली हॉल हॉस्टल का। तो ये गुलाम अली साहब कहीं से लौट रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पे आकर के फिर कुछ विश्राम करना था उनको, फिर कहीं जाना था। तो बच्चों ने, मुझे लगता है, उनको अप्रोच किया और बहुत कम अमाउंट में वो तैयार हो गए थे एक कार्यक्रम के लिए कि हाँ 2 घंटे का हम कार्यक्रम दे के उसके बाद जाएंगे। अरे वाह। तो जब वो आए तो हम लोगों को सेवा का एक अवसर था, तो हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ चले गए सेवा में। और सेवा में क्या मतलब, सबसे ज़्यादा तो अपने आप को एक्सपोज करने का मन करता है कि हम कुछ सुना दें और ये कुछ बता दें शायद।
तो उनको उनकी गज़ल हमने सुनाई थी, और मतलब गाई तो वाकई बहुत बुरी थी, क्योंकि उनके सामने हिम्मत तो थी नहीं, और सुर हमारे कांप रहे थे, मतलब मैं भी कांप ही रहा था, पैर वैर सेक कर रहे थे हमारे। तो उनको सुनाई, और उन्होंने बहुत ही मतलब उदारता के साथ प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपकी रूह बड़ी अच्छी है और आप सीखेंगे तो बेहतरीन गाएंगे आप। फिर किसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके, मगर शायद फिर किसी राह गुजर पर शायद। बहुत खूबसूरत शेर है। जिनके हम मुंतजिर रहे उनको, जिनके हम मुंतजिर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद। क्या बात फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सकें, मगर शायद। जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज। फिर भी तू इंतजार कर शायद, क्या कहना। फिर किसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सकें, मगर शायद। वाह वाह वाह। एक और सुनेंगे आपसे 2 लाइन, अगर आपको याद हो, गुलाम अली साहब की आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, मोहसिन मुझे रास आएगी, मोहसिन मुझे रास आएगी, शायद सदा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे गाया तो मैंने बिल्कुल ख़राब है, मुझे मालूम है। बहुत बहुत अच्छा गाना। तो ये तो एक आपके सिंगर हो गए, एक फेवरेट सिंगर हो गए गुलाम अली साहब। और आप से जब गुफ्तगू हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ये मतलब गुलाम अली साहब और जगजीत सिंह साहब, ये दोनों आपके उस्ताद की तरह हैं, जिनको आपने वो शुरू से। फिर मुलाकात कब हुई? और मुलाकात हमारी हुई 2001 में। तो ये उनसे कैसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई एक्चुअली वहाँ प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था उनका, चैरिटेबल प्रोग्राम किया था उन्होंने। वो गुजरात में उस समय भूकंप आया था, तो बहुत नुकसान हुआ था वहाँ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने तय मदद की थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही लोग टिकट लेकर के वहाँ आए थे, तो वो जो कुछ कलेक्ट हुआ था वो सारा उन्होंने डोनेट कर दिया था। तो वहाँ प्रगति मैदान के लिए जब वो आए थे तब हमारे साथ ही कुछ लोग थे, तो हम भी साथ में थे।
कि हम भी कुछ खिदमत करेंगे इनकी। तो उनसे मुलाकात हुई और उनसे उनकी गज़ल तो छोड़िए, मैं आप बताऊं कि जब उन्होंने आलाप लिया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जैसे वहाँ कोई ठंडक नहीं थी, लेकिन मैं शिवरिंग हो रही थी, मैं कांप रहा था पूरा खाली उनके आलाप से। और मैंने जगजीत सिंह साहब को कभी समझा नहीं, मतलब बहुत समय तक नहीं समझा। मुझे लगता था कि वो बहुत आसान गाते हैं, बहुत आसान गाते हैं के चक्कर में मुझे लगता था कि जैसे बहुत सीखे हुए नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे म्यूज़िक में थोड़ी सी समझ आई तो मुझे लगा कि मतलब सुर का इतना पक्का आदमी, और फिर जो गज़ल में भावनाओं को अभिव्यक्त करना होता है वो इतनी आसानी के साथ। देखिए, चीज़ों को कठिन बना देना बहुत आसान है, लेकिन कठिन चीज़ों को आसान बना देना बहुत कठिन है, बेहद कठिन है। और यह खूबी उनमें थी। एक मैं आपको सुनाता हूँ, बाजी शायद फाल है दुनिया मेरे आगे। बाजी शायद फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा तमाशा मेरे आगे, बाजी शायद फाल है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी शायद फाल है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे, बाजी शायद फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह वाह वाह। वो जो झरना बहता था ना जगजीत सिंह साहब जब गाते थे सर, तो उसकी जो एक सिहरन होती थी वो आपने महसूस करा दी। थैंक यू। बहुत मजा आया। उस्ताद कौन रहा आपका, किससे आपने सीखा? किसी से नहीं हुआ, बस अगर आप कहें तो एक गुरु जी के नाम पे मैंने, छन्नूलाल मिश्र जी हैं बनारस में, तो उनके पास मैं गया था उनकी शागिर्दी लेने, लेकिन वो भी शागिर्दी जैसा हो नहीं पाया। मेरी मुलाकात उनसे हुई और एक दिन थोड़ा सा उन्होंने सुना, कुछ बातें कहीं बताईं, और संयोग से मेरा मिलना और उनको पद्म भूषण मिलना दोनों साथ साथ हुआ। जिस दिन मैं गया था उसी दिन रात में उनको न्यूज़ आई कि पद्म भूषण आपको मिला है, और उसके बाद फिर वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि फिर हमारा उनका बैठना हो नहीं पाया। बीच में वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद मैं एक बार गया था, तो बस उन्होंने ये कह करके हमको बहला दिया कि आपने पिछले जन्म में म्यूज़िक किया है। तो सर ऐसा उसी तो से नहीं है कि बहुत से मतलब जो ये गुरु जी लोग हैं ना वो सोचते होंगे यार जज साहब का मामला है, अगर हम सही से ना सिखा पाए तो कोई हमको सजा सुना देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर अदालत में कभी नहीं हुआ कि कोई आ गया हो ऐसा जो मुल्जिम हो, बड़ा अच्छा गजल गायक हो, आपने कहा चलो यार इसको ऐसा नहीं हुआ? तो ये बहुत बहुत बिजी आप लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग आए दिन सुनते हैं कि सर कोर्ट में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है तो फाइलें बहुत सारी हैं। उन फाइलों के बीच में एक सिंगर कैसे पल रहा है? देखिए, हर आदमी मुझे लगता है दो स्तर पर जीवन जीता है। एक, वो अपनी आजीविका के लिए कुछ करता है, और एक अपनी खुशी के लिए कुछ करता है।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो घंटों पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोगों को देखा है कि वो घंटों बैठ करके शाम को ड्रिंक्स लेना या मित्रों के साथ बैठना ये पसंद करते हैं। हमारे साथ दोनों नहीं है, मैं पूजा पाठ भी बहुत नहीं करता और ड्रिंक्स वगैरह कभी लेता ही नहीं। तो मेरा जो समय है अपने को खुश करने का वो बस म्यूज़िक ही है। तो म्यूज़िक में गाना गुनगुनाना अब सुनना, रूहानी ग़िज़ा हो गई आपकी यही- म्यूजिक। यही- तो ये जो जैसे ये लाइव शोज होते हैं इंडियन आइडल वगैरह, इसमें कभी नहीं सोचा आपने जाने के लिए? नहीं, इससे मैं जब परिचित हुआ उसके पहले मैं जॉब में आ गया था। अच्छा। तो जाने का कोई मतलब ही नहीं जॉब, था। अच्छा, जॉब के बाद रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कहीं इस टाइप के हाँ, स्टेज शोज जाहिर- वगैरह जाहिर सी उसमें नहीं करते। नहीं जा सकते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने जो आपके जीवन संगनी और वो सुनती हैं गाना आपका, और सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया क्या रहती है, क्या रहती है सर? देखिए, ऐसा है कि आप भी हमारा गाना तब तक सुन रहे हैं जब तक आप थोड़ी देर सुन रहे हैं। जब हम 24 घंटे आपके साथ हो जाएंगे तो फिर सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हर पत्नी के साथ होता होगा अगर वो खुद गायिका ना हो। अगर गायिका है तो अगर आप सुना रहे हैं तो भी तो सुनाएगी। जी। तो दोनों का सुनना जहाँ बराबर हो जाता है वहाँ तो बैलेंस हो जाता है। वरना हमारे यहाँ वाइफ बहुत इस तरह का प्रेम उनका हो म्यूज़िक से, ऐसा नहीं। अच्छा। मेरा ही है और मेरे बच्चों का भी है। जी। मेरी बड़ी बच्ची जो है वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक से ग्रेजुएशन कर रही है अरे वाह। इस समय बेंगलोर में। और बाकी हमारे जो बच्चे हैं सारे गाते हैं, सारे गाते हैं और अच्छा गाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम हिंदी गाते हैं, गज़ल गाते हैं और वो सब इंग्लिश की ओर पड़े हुए हैं, तो इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा गाते हैं। लेकिन म्यूजिक म्यूजिक है, हाँ, किसी भी म्यूजिक भाषा में, और बिल्कुल। म्यूजिक के लिए कोई बैरियर ओरिएंटेशन है है ही नहीं। म्यूजिक का उनके प्रति, मतलब उनके सब में। जी। जी। तो हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे जी। और उससे पहले एक आपकी और कोई फेवरेट गज़ल? हमारे जो पसंदीदा गायक हैं उनमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब भी, उनकी ये गज़ल है, वो मैं आपको सुनाता हूँ 4 लाइन। कहाँ अज़ाब, कहाँ क्या सवाब होता है, कहाँ अज़ाब, कहाँ क्या सवाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। क्या कहने, वाह। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी हंसी न खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। बहुत। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है। अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, अपने चेहरे के, अपने चेहरे के, अपने चेहरे के, अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। एक शेर जो मुझे पसंद है, लाख पोशीदा सही, शायद ऊपर वाले के लिखा है, लाख पोशीदा सही तू मेरी नजरों से मगर, लाख पोशीदा सही तू मेरी
नजरों से, मगर मेरा होना तेरे होने का पता देता है। बहुत मेरा होना तेरे होने का पता देता है। अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है। बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब। वाह Thank you, वाह thank वाह you. वाह। तो आप सुन रहे थे हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान को, और इनका नाम भी उतना ही खूबसूरत है, खुद भी उतना ही खूबसूरत इंसान है, और ऊपर वाले ने उनको नेमत बख्शी है, उतनी ही खूबसूरत आवाज़ दी है। आप समझ सकते हैं कि एक जुडिशली सिस्टम में होने के बावजूद किस तरीके से ये म्यूज़िक के लिए वक्त निकालते होंगे और गुनगुनाते होंगे। ये एक बड़ी सच्चाई है कि म्यूज़िक अपने लिए, म्यूज़िक वो चीज़ है, शायरी वो चीज़ है, गज़ल वो चीज़ है जो खुद अपने लिए लोगों से वक्त निकलवा लेती है। शायद यही प्रमाण है। एक नज़ीर हैं, और जज साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.